सॉफ्टवेयर भी दिखा रहा है, कुछ एरर आ रहा है। नहीं, काय के लिए वो सॉफ्टवेयर? इसी के लिए सेशन हाईजैकिंग के लिए, टू वे वाला जो है ना सर। अच्छा, सेशन हाईजैकिंग के लिए उसको भी क्रैक कर देगा। क्या, किसके लिए? टू वे ऑथेंटिकेशन को भी? जी सर। ठीक है, वेरी गुड। पर सर वो रनिंग भेजना मेरे को वो है ना, पूरा उसको क्लियर करके और एक बार वीडियो बना के भेजना, ठीक है? इंस्टॉल तो किया सर, पर रन करने का शायद वो विंडोज़ का दिखा रहा है। हो सकता है विंडोज़ का हो। पाइथन की फाइल की, मैं उससे भी रन किया नहीं हुआ, चलो कोई ना। गिट क्लोन का ही सर, जैसे हम गाली में इंस्टॉल करते हैं ना, हाँ, एज इट इज वैसे इंस्टॉल विंडो में करने को कहते हैं। वैसे तो सर गिट क्लोन से कैसे विंडो में इंस्टॉल होता है? कमांड काली में अलग है, ठीक है। अभी एक बार देखते हैं, गिटअप पे है क्या? विंडो में है पहले? गिटअप मिल जाएगा सर, आप टैली के लिए लिखिए। एक सेकंड, वर्चुअल मशीन ओपन कर लेते हैं। अरे स्क्रीन तो आ जाएगी। अरे बहुत बार ट्राई किया, नहीं आ रहा था कुकीज़ का। फिर मैंने सर वेट किया 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास, तो बाद में शो करता है। चालू कर, अभी एक बार देख लेते हैं। एंड्रॉइड के थ्रू भी कर दिया सर मैंने, उससे विंडोज 7 के थ्रू भी करके देखा, कुकीज़ दिखा रहा है। दिखा रहा है, ठीक है। ये काली टल रही है? कौन सा सॉफ्टवेयर है ये? टूल का नाम क्या है? टूल का नाम क्या है? ओएक्स क्या? टूल का नाम क्या है यार? वो टूल करके देखा था क्या आपने? वो ओएसपी की वेबसाइट होगी, डिटेल होगी, टूल नहीं होगा वो। टूल ढूंढना था। हाँ, क्या है टूल का नाम? टैली की बस, टैली। सर ये क्या है? टैली ये है सर, टैली तो की आई डबल है ये स्पेस डेटा। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, ये टूल सेशन है देखिए। टू वे सिक्योरिटी को यूज करेगा। वेबसाइट बंद कर सकते हैं, चेक करें। ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10, 8, 8, 7 पे बता रहा है, लेकिन ये लिनक्स पे नहीं बता रहा। कमांड से सारी ऊपर इंस्टॉलेशन विंडोज का दिखा रहा है, कमांड सारी लिनक्स की दे रहा है। एक काम करते हैं, इसको करके देखते हैं। विंडोज दिखा रहा है।
एरर आ रहा है। इसके दूसरे फोल्डर्स को मैंने चेक किया था सेटअप फाइल में, तो उसमें exe फाइल्स तो नहीं काम से। अच्छा वीडियो देखा इसका? वीडियो अवेलेबल नहीं है? यूट्यूब पे उसकी काफ़ी वीडियो से वीडियो करता ही बोला रहता है। भी नहीं छोड़ रहा ये इंस्टॉल तो बाकी फोल्डर्स में और फाइल्स भी बड़ी, बाकी फोल्डर्स में और भी फाइल्स बड़ी था। और कौन से फोल्डर से इसके? सेटअप फाइल्स के अंदर से 3-4 exe फाइल्स थी। ये तो exe फाइल है। आई थिंक ये अलग फाइल है। अच्छा पाईहुक और पाईविन32 इंस्टॉल नहीं है। ठीक है ये करके देखा नहीं फिर आपने?
प्रिंट का कुछ है समझ नहीं आ रहा। ये एक सी फैंसी तो मुझे लगा वाइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, पर वाइन हटा दिया। कोशिश करना, चल जाएगा ये टूल अच्छा लग रहा है ना। तो पाई हुक, एक तो पाई हुक वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा और एक पाईविन 32 इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके चलेगा और पाइथन 2 में चलेगा। विंडो की फाइल्स पुरानी थी, वो ऐसे भी रखी होगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर वाइन इंस्टॉल होगा तो सर उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, दो दिन पहले हटाया ऐसे, क्या? वाइन 2 दिन पहले हटाया ऐसे। अच्छा, फिर भी एरर दे रहा है कुछ। चलो उसको देखते हैं बाद में, है ना। आप लोग एक बार इसको ट्राई करना, चलने की कोशिश करना कि ये सक्सेसफुली रन हो जाए, क्योंकि रन तो करना पड़ेगा ही इसको। किस भी तरीके से एक बार देखो, गूगल पे सर्च करो, ठीक है। गूगल पर ये टूल आते तो नहीं, गूगल पर ये टूल एरर जो है वो सर्च करो गूगल पे। नहीं, ऐसे नहीं, कोई भी टूल सर्च करें वो पता चल जाएगा। गूगल पे नहीं टूल मिलेंगे, ये टूल गूगल पे नहीं मिलेंगे। ये टूल ढूंढने के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा अलग अलग जगह, लिंक्डइन हुआ या फिर कोई कम्युनिटी में जाके ट्राई करोगे तब जाके मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। हैकिंग इतनी आसान नहीं है कि गूगल पे सर्च करा और मिल गया आपको, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन में। वन सेकेंड। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, किसमें? वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। अच्छा, मुझे दोनों में डिफरेंस बताओ। वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, मतलब वेबसाइट क्या होती है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन एक तरीके से, वेबसाइट क्या होती है पहले ये बताओ। हाँ, वेबसाइट तो सर गूगल पर हम सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हो गूगल पे? कुछ वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे यूट्यूब पे स्क्रिप्ट है, तो वो तो डोमेन हो गया ना पूरा। और वो साइट तो होती है हाँ, जो जानकारी हमें दे। टेक्निकल लैंग्वेज बताओ, वेबसाइट क्या होती है? जो कीवर्ड्स अपन जिसके रिगार्डिंग अपन सर्च करते हैं उससे जो डाटा हमें चाहिए पर्टिकुलर वेबसाइट वो प्रोवाइड करती है। जैसे ये कंप्यूटर आपका, ये आप क्लाइंट हो और ये क्या है आपका सर्वर। आपने कोई एक ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट को रिक्वेस्ट, किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट मांगी, ठीक है।
बदले में उसने आपको रेस्पॉन्स दिया, अच्छा खासा रेस्पॉन्स दिया। रेस्पॉन्स ऐसा दिया, अच्छा खासा यूआई आपको प्रोवाइड करवाया। उस यूआई के ज़रिए आप किसी वेबसाइट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है? ये तो हो गया वेबसाइट। अब वेब एप्लीकेशंस क्या है? वेब एप्लीकेशन एक तरीके से यहाँ पर सर जो कंटेंट अपन जाके सर्च करते हैं, जो अपना कीवर्ड सर्च करते हैं, पर अगर वही कंटेंट अपने को बार बार एक्सेस करता है तो अपने को इस चीज़ें सारी बार बार एक्सेस करने की जरूरत है। उसका अगर एप्लीकेशन है एक तरीके से बाईपास है सर, मतलब अपने को डायरेक्टली वेबसाइट पे जाने के बजाय उसका अगर वेब एप्लीकेशन अवेलेबल है तो उसको अपन डायरेक्टली एक्सेस करेंगे तो उसी वेबसाइट पे डायरेक्टली लिंक चला जाएगा। एग्जाम्पल सर एक नॉर्मल अगर लैंग्वेज में अगर शब्द है सर, जैसे एक टेक्निकल भाषा में होता है ऐसा नॉर्मल कैसे ही बता दो। हाँ एग्जाम्पल बताओ। जैसे सर सिटी के अंदर अपन गाँव में अगर कहीं जाते हैं सर तो काफ़ी जगह ब्रिज बने होते हैं सर, एक तरीके से बाईपास करके सीधा आप निकल सकते हैं, अंदर जाने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली वही तरीके और से टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में सर जैसा कि मैंने बताया, सिंगल एक वेबसाइट पर अगर आपको बार बार विजिट करना है तो इधर उधर अगर गूगल वगैरह पर नहीं सर्च करना कीवर्ड्स के थ्रू, डायरेक्टली उसका एप्लीकेशन अवेलेबल उस पर जाके सीधा आपको वही वेबसाइट को डायरेक्ट। जैसे कि तो हम यूट्यूब क्रोम गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, तो एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। कौन सी एप्लीकेशन? गूगल ये यूट्यूब। पर्टिकुलर तो ये वेब एप्लीकेशन है या एंड्रॉयड एप्लीकेशन है? एंड्रॉइड है। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन में फ़र्क नहीं है। तो मैं तो वेब एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहा हूँ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा पूछ रहा हूँ। पर्टिकुलर हम वहाँ जाके सर्च करें, इससे अच्छा हमारे फ़ोन में वो तो फ़ोन तो अलग किस्सा हो गया, सिस्टम पर एक एप्लीकेशन होगा उसका डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोन का तो अलग, एंड्रॉयड तो बिल्कुल ही अलग पार्ट हो गया। मैं वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन अलग चीज़ है। वेबसाइट पे जाके हम सर्च करें व्हाट्सएप, वहाँ से हमें कोई जानकारी मिले, वही हम उसके अंदर एप्लीकेशन से कर लेते हैं। तो कौन सी एप्लीकेशन में जाओगे? एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जाओगे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो अलग चीज़ होगी बिल्कुल। मैं तो वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। क्लियर? चलो नौशाद, तो आपने थोड़ा बहुत सही उत्तर दिया। देखो क्या होता है जब आप गेम खेलते हो, जैसे कंप्यूटर पे ऑनलाइन गेम खेलते हो, कौन सा? GTA 5 ऑनलाइन है? ऑनलाइन पूछ रहा हूँ मैं तो। ऑनलाइन तो सब पबजी हो गई, बीजी। चलो देखो, ये है आपका पीसी, ठीक, ये आपका सर्वर। अब जब आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो ना, जैसे कोई भी गेम है मान लो ऑनलाइन, या मान लो आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको आपको बार बार एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ रही है। क्लियर? जैसे बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो यूज़ करते हो, जैसे रिकवरी के हुए, इनके हुए, ज़्यादातर वैसे तो ऑनलाइन गेम का बता रहा हूँ मैं। तो जब आप ऑनलाइन गेम की रिक्वेस्ट मांगते हो, ऑनलाइन गेम जब खेलते हो, तो सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। क्या आता है? बहुत ज़्यादा लोड आता है, क्योंकि वो उसको फास्ट रेस्पॉन्स देना है आपको। मतलब सर्वर को एनी केस आपको फास्ट रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। दो तरह के गेम होते हैं, एक तो गेम होता है ऑफलाइन कि आपने कोई फाइल डाउनलोड करी, .exe फाइल डाउनलोड करी, चलाया, हो गया, सर्वर से उसको कोई लेना देना ही नहीं है, बस वो फाइल डाउनलोड करी, चलाया। लेकिन जब ऑनलाइन गेम आप खेलते हो, है ना, जब नेट के थ्रू जो गेम खेला जा रहा है, तो उसमें क्या सर्वर रेस्पॉन्स कर रहा है। अगर सर्वर के एंड से ज़रा सी भी मिस्टेक हो गई या फिर सर्वर की स्पीड ज़रा से भी लो हो गई, धीरे हो गई, तो क्या उस गेम को आप एक्सेस कर पाओगे? नहीं, है ना। या जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन काम कर रहा है, आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। बस वो सॉफ्टवेयर आपको सर्वर यूज़ करने के लिए दे रहा है कि आप इसको सॉफ्टवेयर को यूज़ करो जो भी काम के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हो। लेकिन अगर सर्वर के एंड से ज़रा से भी लापरवाही हो गई या सर्वर के एंड से ज़रा भी स्पीड उसकी लो हो गई, तो क्या आप उसको पूरी तरह से यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इस केस में क्या है, सर्वर क्या करता है, एक एप्लीकेशन, है ना, एक प्रोग्राम बना के भेजता है। एक प्रोग्राम बना के आपके ब्राउज़र में या फिर आपके सिस्टम में जाके क्या कर देगा, सेव कर देगा। वो सेव करने के बाद में ऐसा एप्लीकेशन जो बिल्कुल इनक्रिप्टेड होता है, क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है, उसको बीच में कोई पढ़ नहीं सकता, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है वो। और आपके जाके सिस्टम में जैसे भी आपकी यूज़र एजेंट जो मांगता है, जैसे कि आप जो भी यूज़र एजेंट जानते हो क्या होता है, क्या होता है यूज़र एजेंट? क्या होता है बताया था हमने शुरुआत में।
यूज़ करता है क्या कोई चीज़ यूज़ करे उसे। कौन सी यूज़ करें? मैंने पूछा यूजर एजेंट क्या होता है। नोट्स बना लिए सारे? आधे बनाए? अभी तक आधे बने? कोर्स खत्म होने वाला है, आपने आधे नोट्स बनाए अभी तक, बाकी का नोट्स कब बनाओगे? चलो कहाँ तक बनाए नोट्स? तो यूजर एजेंट वाली क्लास कौन सी थी? तो उसमें क्या क्या बताया था मैंने यूजर एजेंट के बारे में? उसके बाद में भी शायद यूजर एजेंट के बारे में बताया था ना? किस में बताया था? होता क्या है यूजर एजेंट? शौक के लिए कर रहे हो कि ये एथिकल हैकिंग है, या मजाक के लिए कर रहे हो? ठीक है, मजाक चल रहा है, चलो चलने दो। हाँ सर ऑपरेटिंग सिस्टम के पीएस वगैरह ब्राउजर्स वगैरह पर यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म सब रिलीज वर्जन सब यूज़ होता है। जो ब्राउज़र आप यूज़ करते हो एक रिक्वेस्ट जाती है, एक रिक्वेस्ट आपके एक पैकेट जाता है, उसमें उस पैकेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है? आपका ब्राउज़र, आपके ब्राउज़र की डिटेल है ना, वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल, और भी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो जब ये सर्वर को बोलता है जाके कि भाई मेरे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इतनी कॉन्फ़िगरेशंस का है, मेरे पास ये ब्राउज़र है, तो वो उससे रिलेटेड जो एक प्रोग्राम है वो क्या भेज देता है आपके ब्राउज़र में या आपके सिस्टम में जाके सेव कर देता है, इनक्रिप्टेड है ना। वो फिर एक कोड के जरिए डिक्रिप्ट होता है और आपके सिस्टम में वो ऑनलाइन गेम रन हो जाता है, जिसके ज़रिए आप वो ऑनलाइन गेम खेलते हो। अब इसमें क्या होता है कि आपके सिस्टम की ही मेमोरी जाएगी, आपके सिस्टम की ही प्रोसेसर जाएगा, और आपके सिस्टम की रिसोर्सेज लग रही है उस गेम को खेलने के लिए। अगर आपका ब्राउज़र या आपका सिस्टम कैपेबल नहीं है उस गेम खेलने के लिए, तो मना कर देगा कि सर आपका सिस्टम कैपेबल नहीं है। सर्वर का इसमें कोई हाथ नहीं है, उसने तो अपना अच्छा खासा एक प्रोग्राम बना के आपके सिस्टम पे डाल दिया। अब आपका सिस्टम जाने और वो प्रोग्राम जाने, आप चला सकते हो चलाओ, नहीं चला सकते हो तो वो क्या कर देगा, मना कर देगा। सर्वर पे इसका कोई लोड नहीं होगा, नए सर्वर पे इसकी कोई जिम्मेदारी होगी। क्लियर है? ये तो वैसा ही है जैसे कि ग्राहक अपने सामान की या फिर यात्री अपने सामान के कुछ जिम्मेदार होंगे, अगर खो गया तो रेलवे प्रशासन की या किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ऐसा ही खेल इसमें है। समझ गए वेब एप्लीकेशन क्या होता है? ऐसी एप्लीकेशंस जिन, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं वापस बताता हूँ आपको। ये एक यूज़र है, ये एक यूज़र है, ये एक यूज़र है, ये एक यूज़र है, ये सर्वर है, ठीक है। अब सारे के सारे इस पर रिक्वेस्ट मांग रहे हैं ऑनलाइन गेम खेलने की। क्लियर? सर्वर तो एक है, या मान लो 2 सर्वर है, जो भी है। और गेम, जो ऑनलाइन गेम होते हैं या फिर जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको यूज़ करने की जो संख्या होती है, जो यूज़र्स होते हैं, वो तो मिलियंस में होते हैं, मान लो हज़ारों में होते हैं, मान लो। तो इतने सारे लोगों की रिक्वेस्ट अगर ये सर्वर खुद प्रोसेस करने लग जाएगा तो ये तो क्रैश हो जाएगा बेचारा। होगा नहीं होगा भाई? जैसे रेलवे स्टेशन है, अब अगर सबके सामान की रखवाली अगर रेलवे प्रशासन खुद करने लग जाए तो पागल नहीं हो जाएगा वो? क्योंकि कितने सारे लोग आते हैं, घंटे भर में आते रहते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई खुद ही आप उसके जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे क्या करता है सर्वर का, जैसे इसने कोई रिक्वेस्ट मांगी, ये अपना एक प्रोग्राम बना के भेज देता है सिस्टम पे। इस सिस्टम पे भेज दिया, इस सिस्टम में भेज दिया, अलग अलग सिस्टमों से भेज दिया प्रोग्राम। जितनी उस कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन थी, सर्वर ने उससे रिलेटेड सारे के सारे प्रोग्राम्स भेज दिए। क्लियर? अब भेजने के बाद में इस सिस्टम्स की जो भी ये गेम खेल रहे हैं ना, इसके ही रिसोर्सेज फुल हो रहे हैं, इन चारों की मेमोरी लग रही है, प्रोसेसर लग रहा है, रिसोर्सेज लग रहा है, सब कुछ इसका जा रहा है, इसका कुछ नहीं जा रहा। क्लियर है? ये है वेब एप्लीकेशन। मतलब एक अच्छी खासी एप्लीकेशन बना के, प्रोग्राम बना के आपके सिस्टम पे आ जाएगी, सेव इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, कि कोई उसको, अगर किसी ने अगर उसको बीच में अगर डिकोड कर लिया तो फिर तो बड़ी दिक्कत है ना? फिर तो उस सर्वर के साथ भी खेल सकता है। तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में वो पूरा का पूरा जो कोड है वो आपके सिस्टम पे आके सेव हो जाता है। देन फिर जब आप उसको ऑथोराइजेशन करते हो, वो आपसे कुछ मांगता है, क्या कि आप ऑथोराइज करो, या तो आपसे कुछ मांगेगा यूज़र आईडी, पासवर्ड, या फिर कुछ ऑथोराइजेशन मांगेगा। देन उसके बाद में वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट डिकोड होगा, डिक्रिप्ट होगा या डिकोड होगा, देन उसके बाद में आप गेम खेल सकते हो।
जब भी आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो या फिर जब भी आप कोई वेबसाइट सॉफ्टवेयर कोई यूज़ करते हो ना, तो वो आपसे ज़रूर क्रेडेंशियल्स मांगता है कि या तो आप साइन अप करो, साइन इन करो या क्रेडेंशियल डालो। क्यों? क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। तो फिर उसके बाद में सर्वर आपको कोड देता है। एक कोड देने के बाद में, जैसे मैंने कल सेशन आईडी बताई थी, वैसे ही सेशन आईडी की तरह कोड होता है। उस कोड आपको कोड मिलके वो कोड मिल जाता है। उस कोड के मिलने के बाद में आप उसको आराम से खेल सकते हो। ये ऑनलाइन गेम खेलने का प्लेटफॉर्म है। बैकएंड में जो चलता है वो ये है। क्लियर है? यहाँ तक का प्रोसेस समझ गए? वेब एप्लीकेशन भूलोगे तो नहीं? अब कोई बोले वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है? तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन अलग चीज़ है, वो सिर्फ एंड्रॉयड में काम में आता है। वेब एप्लीकेशन अलग चीज़ है। अब सवाल ये उठता है कि सर वेबसाइट्स पे या फिर वेब एप्लीकेशंस पे टेस्टिंग की कैसे जाए? क्या टेस्टिंग कैसे की जाए और ये कैसे पता लगाया जाए कि सर इसमें क्या क्या कमियां हैं? ठीक है, हालांकि इसका जो डेप्थ हिस्सा है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में होता है। वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम सिखाते हैं पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर। जब आप जुड़ोगे मेरे से कभी वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग जब आप करना चाहोगे आगे, तो तब मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन इन द प्री मैच्योर, जब आप अभी एथिकल हैकिंग का कोर्स कर रहे हो, तो आपका मुझे सारा का सारा नॉलेज आपको देना है ऊपर ऊपर से। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन जो है, इन पे टेस्टिंग कैसे की जाती है फौरी तौर पे। फौरी तौर पे का मतलब, जैसे कोई कहीं क्राइम हो गया तो FIR, मतलब FIR का फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है FIR की फुल फॉर्म? थोड़ी बेसिक नॉलेज भी रखा करो। मोबाइल पे आप ध्यान, मोबाइल सोशल मीडिया से दूर कुछ बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए जीके की। हाँ, FIR का मतलब क्या होता है? नहीं याद है? याद करो। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ऑन द साइट सबसे पहले क्या देखा आपने, सबसे पहले क्या देखा। तो जब टेस्टिंग करते हैं ना अपन, तो टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ अपन क्या देखते हैं? ठीक है, कुछ चीज़ है जो अपन देखते हैं कि हाँ ये फर्स्ट टाइम है या फर्स्ट है, जो भी है वो पहली चीज़ है। तो मैं ऊपर से आपको FIR बताना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई वेबसाइट में शुरू में क्या देखोगे, है ना, कि आप उसको टेस्टिंग आराम से कर सको। डेप्थ हिस्सा तो मैं आपको वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ही समझाते हैं हम। वो पूरा लॉन्ग प्रोसेस है 4 महीने का। तो इसमें क्या है कि एक चीज़ है जो हमारे काम में आती है, कम्युनिटी है जो कि है OWASP। कभी आपने सुना हो OWASP? कोई फुल फॉर्म पता है इसकी? OWASP की ये है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। क्या नाम है इसका? ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये कम्युनिटी है। ये क्या करती है? जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं और जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं प्रेजेंट में जो चल रही हैं, मतलब आज के टाइम में एक वेबसाइट पे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अटैक हो सकते हैं वेब एप्लीकेशंस पे, वेबसाइट्स पे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस है, वो इसको क्या एक्सप्लोर करती है, मतलब रिकॉर्ड करती है, रिकॉर्ड रखती है इसका। एक तो ये बताती है कि एक चीज़ ये बताती है आपको कि आप किसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को हैक कैसे कर सकते हो, है ना। 1 सेकेंड। हाँ, कौन? स्टूडेंट है? स्टूडेंट है क्या? मम्मी से बात करा दो। अरे मेरी नहीं, इनकी। 3 ही तो रहेंगे, ज़्यादा तो नहीं रहेंगे। पापा से पूछो। हाँ हेलो, 1 सेकेंड। हाँ
तो OWASP क्या करता है, मैंने आपको बोला कि ये सबसे पहले तो आपको ये बताएगा कि किसी वेबसाइट को हैक कैसे करते हैं। पहले तो आपको ये कमियां बताएगा कि ये इन वेबसाइट पे आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में ये कमियां चल रही हैं। जैसे कि मान लो आप कानून डिपार्टमेंट से हो, वकील हो मान लो आप, तो वकील जो होता है उसको ये पता रहना चाहिए कि आज के टाइम में कौन सा कानून नया बना है, कौन सा कानून बंद हो गया, किस कानून के सहायता से हम क्या क्या केस कर सकते हैं, डिफेंड कैसे कर सकते हैं, अटैक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक वकील को पता होना चाहिए। जैसे भी आप मान लो कोई केस हो जाता है तो आप वकील से राय लेते हो कि सर इस केस में क्या हो सकता है, क्या क्या कानून है उसके, या तो आप डिफेंड करोगे खुद को या फिर किसी के ऊपर केस करोगे, दोनों चीज़ें हो सकती। ऐसे ही OWASP क्या करता है कि आज के टाइम में क्या क्या वर्नेबिलिटीज चल रही हैं वेबसाइट्स पे, वेब एप्लीकेशन में, ये वो बताता है। साथ में ये भी बताता है कि आप उनके ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो, कैसे उसको एक्सप्लोर कर सकते हो वेबसाइट, और साथ में ये भी बताता है कि आप उसको सिक्योर कैसे कर सकते हो। क्या मतलब आपको हैक करना भी बताएगा, एक्सप्लोइट करना भी बताएगा और सिक्योर करना भी बताएगा। तीनों चीज़ें OWASP रिकॉर्ड रखता है और इसका काम ही यही है कि ये हमेशा यही काम करता है। क्लियर। तो इसका एक टूल है जो कि है ज़ैप प्रॉक्सी। क्या है? ज़ैप प्रॉक्सी इसका एक टूल है, वो यही काम करता है, वर्नेबिलिटी असेसमेंट, मतलब वेबसाइट्स में, वेब एप्लीकेशन में वर्नेबिलिटीज चेक करता है। अगर मान लो ये एप्लीकेशन जो है, अगर ये एनकोडेड फॉर्मेट में ना हो, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ना हो और कोई इसको बीच में हैक कर ले, तो ये यूज़र प्लस सर्वर दोनों के लिए हानिकारक है। क्लियर। ये चाहे तो उस एप्लीकेशन को बीच में हैक करके मैलिशियस कोड डाल के विक्टिम सिस्टम के अंदर भी भेज सकता है, और अगर जो अपना जो यूज़र्स है अगर वो रिक्वेस्ट मांग रहा है तो उसको अगर बीच में से कोई कोड है तो वो कोड को मॉडिफाई करके चेंज करके खुद के सिस्टम में भी एक्सेस ले सकता है। तो ये यही चेक करता है कि वर्नेबिलिटीज़ जो हैं वो कम से कम रहे, कम से कम लेस वर्नेबिलिटीज़ वेब एप्लीकेशंस में रहें और वेबसाइट्स में रहें, ये चेक इंश्योर करता है। क्लियर है प्रदीप? अब तो नहीं भूलोगे। तो इसके ज़रिए अपन देखने की कोशिश करते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन या एक वेबसाइट्स में कमियां कैसे निकाल सकते हैं। तो उससे पहले अपन खोल लेते हैं काली। आप भी काली मशीन ओपन कर लो, मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है काली मशीन। अरे इससे हो रहा होगा कोई दिक्कत। लाइट चली गई। ठीक है, लाइट जाती है ना तब ऐसे ही होता है। इसको बंद कर देता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर खोलता हूँ ज़ैप प्रॉक्सी। ठीक है, ज़ैप एक सेकंड, परमिशन दे देता हूँ। ज़ैप प्रॉक्सी इंस्टॉल कर लो अगर इंस्टॉल नहीं है तो। ठीक है, जैसे कि मेरे में इंस्टॉल नहीं है तो मैं इसको इंस्टॉल कर दूँ। आप लोगों को भी इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लो इसको। अच्छा, वाईफाई हैकिंग सक्सेसफुली अटेम्प्ट हो गया फिशिंग से। फिशिंग से बहुत इजीली हो गया, बस वो क्रंच में थोड़ी सी दिक्कत है ना, और लेकिन मेहनत भी उसी में ही है। क्रंच तो काफ़ी अच्छा टूल लगा है, लेकिन हाँ, वर्ड लिस्ट बनाने के लिए क्रंच काफ़ी अच्छा टूल है, प्लस आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन गेटिंग के लिए। लेकिन वाईफाई फिशिंग बहुत आसानी से हो सकती है। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा शायद, मेरे हिसाब से नेट बंद हो गया। नेट चालू करूँ? लो, नेट चालू हो गया।
ओपन हो चुका है मेरे, मेरे इंस्टॉल हो चुका है। मैं खोलता हूँ। जैसे मैंने ज़ेप प्रॉक्सी खोला, जिसको मुझे कुछ एरर बता रहा है। अब मुझे एरर देख के बताओ क्या एरर है ये। सर जावा 11 रन करेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट ये होगा तो उसमें क्या कर सकते हैं, अपडेट अपडेट अल्टरनेटिव कॉन्फिग जावा। जावा का जो 11 वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक दबा देता हूँ, आप भी दबा दो। अब ज़ेप प्रॉक्सी ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन हो जाएगा। क्लियर। देखो वास्प का है ये ना, 2.12 इसका वर्जन है। इसको बंद कर देना है ऐसे कट, और मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। क्लियर है। इसको भी मैं अपडेट अपडेट ऑन कर देता हूँ, अपडेट हो जाएगा। अब सबसे पहले अपन को विक्टिम सेलेक्ट करना है। कोई वेबसाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वेबसाइट्स के लिए देखो, हाँ एक चीज़ और, किसी भी वेबसाइट को सिलेक्ट करने से पहले ऐसी कोई वेबसाइट को सिलेक्ट मत करना जिस पर आपको परमिशन ना हो, क्योंकि अगर वेबसाइट गलती से क्रैश हो गई या कुछ भी होगी तो जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है। और लॉग रिकॉर्ड्स में आपकी जो IP है और मैक एड्रेस वो भी रिकॉर्ड्स होते हैं। तो किसी भी वेबसाइट पे अटैक मत करना। अपने पास टेस्ट PHP है जिस पर अपन अटैक करके देखेंगे, क्योंकि वो एक क्या है, टेस्टिंग साइट है ना, उस पर कर सकते हो, उस पर अलाउ है। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट php.1num को कॉपी किया। शायद मेरा नेट बंद हो गया दिखता है, नहीं हुआ है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, इसको किया बंद, और यहाँ पर ऑटोमेटिक स्कैन में जाके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। क्या हो गया? हाँ, अपडेट हो रहा है ना शायद ये, एक बार इसको अपडेट हो जाने दो, है ना, क्योंकि अपडेट हो रहा है इस वजह से। CPU 95% पहुँच गया। फर्स्ट ऑप्शन नहीं, किसी भी ऑप्शन को दबा क्रॉस कर दो सीधा। ठीक है। http://testphp.1num.com। अब इसमें सबसे पहले देखो कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे कि फाइल दी हुई है ना, फाइल नहीं सॉरी स्टैंडर्ड मोड ये दिया हुआ है। तो देखो इसमें सेफ मोड, प्रोटेक्टेड मोड, स्टैंडर्ड मोड, अटैक मोड। तो अटैक मोड पे कभी मत करना ट्राई, क्योंकि अटैक मोड पे क्या है कि इसके पास जितने भी मैलिशियस प्रोग्राम होंगे वो सब एक एक करके टेस्ट करेगा, है ना। तो सारे टेस्ट कर देगा, तो इससे क्या होगा कि वेबसाइट को क्रैश होने का खतरा रहता है, और हम नहीं चाहते कि किसी वेबसाइट को क्रैश हो। हमें तो सिर्फ उसके वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढनी है। तो हमेशा इसका जो मोड है वो स्टैंडर्ड मोड पे रहने देना। ठीक है। ये काम क्या करता है, ये क्या करता है कि आप कोई एक वेबसाइट इस पर डालो,
ठीक है, कोई वेबसाइट का यूआरएल डालो, उस वेबसाइट में जो भी कमियां मिलेंगी, जहाँ पर भी मिलेंगी, वो उसको ढूंढने की लाके कोशिश करेगा और आपको बताएगा कि हाँ इस वेबसाइट में ये कमी है। ना केवल बताएगा बल्कि आपको फॉर्मेट भी देगा कि आप उसको रिपोर्ट कर सको एज इट इज। क्लियर? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आउटपुट लिखा, आउटपुट में मैं तो एग्जैक्ट स्पाइडर ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर सर इसके स्पाइडर ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों मैंने ओपन कर दिया। ये सारे सर म्यूचुअल स्पाइडर और ये जो है स्क्रिप्ट स्किप्स नहीं है, ये ऑप्शंस हैं कि आपको बताता रहे कि हाँ भाई क्या है। अलर्ट है, ये आपको बताएगा कि हाँ इस वेबसाइट पे ये कमी है, तो अलर्ट ही बताएगा। सर्च हिस्ट्री बता देगा आपको, है ना। एग्जिट स्पाइडर का मतलब कहाँ तक अंदर जा रहा है, मतलब किस वेबसाइट के कहाँ तक अंदर जा रहा है ये आपको बता देगा। और स्पाइडर आपको बता देगा प्रोसेस पूरा का पूरा। क्लियर? अब उससे पहले अपन इसको शुरू करें, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि वेबसाइट में कमियाँ ढूंढते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो, वेबसाइट में कमियाँ ढूंढने के कुछ तरीके होते हैं, जिससे कि डिलीट कर देता हूँ इसको। ये आपका सिस्टम और ये आपका सर्वर। सबसे पहले तो चीज़ ये कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका डोमेन है, सर्वर है, वो चालू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चालू होना चाहिए। अगर सर्वर बंद है तो क्या कोई पैकेट जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए? जो भी आपका डोमेन है वो चालू होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। सर्वर ऑन होना चाहिए, सर्वर ऑन लिख सकते हो उसको, सर्वर ऑन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरी चीज़ ये कि आपको उसमें ऑथोराइजेशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ऑथोराइजेशन का मतलब ऑथोराइज होनी चाहिए आप उसमें। ऐसा नहीं है कि आपने वेबसाइट खोली और आपको मना कर दे कि सर आप ऑथोराइज नहीं हो उसको एक्सेस करने के लिए। तो दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? आपके पास उसका ऑथोराइजेशन होना चाहिए। इन केस थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए कि आप उस कम से कम उस वेबसाइट को तो एक्सेस कर सको। चाहे आप उसको लॉगिन कर पा रहे हो, नहीं लॉगिन पा रहे हो, अलग बात है, लेकिन कम से कम आप उस वेबसाइट को एक्सेस तो कर सको। क्लियर? तीसरी चीज़ होती है वो है फाइंड पैरामीटर्स। क्या होती है? अभी पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर होते हैं इनपुट वैल्यू। जैसे कि अमेज़न खोलते हो, अमेज़न में आपने कोई मोबाइल खोला, मान लो OnePlus खोला, तो जब ऊपर URL आता है तो वो आपको प्रोडक्ट आईडी बताता है कि इसकी आईडी ये है, A=32। ये क्या है? ये प्रोडक्ट नंबर हो गया आपका। प्रोडक्ट नंबर का मतलब ये आपका पैरामीटर हो गया। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं आपको पैरामीटर क्या होता है। जैसे कि मैंने ये खोला अमेज़ॉन, ठीक, यहाँ पर मैं खोलता हूँ अमेज़ॉन, ये मैंने खोल दिया अमेज़ॉन, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए। मान लो मोबाइल खोल लेते हैं, मान लो जैसे हेडफोन खोल लिया, ठीक है। अब जब मैं इसको आगे करता हूँ तो देखो ये क्या है, जब URL में मैं गया ना तो ये प्रोडक्ट आईडी दे रखा है, ये देखो रेफरेंस ये है बराबर PDGW, ये जो भी लिखा है वायरलेस शो, ये क्या है? प्रोडक्ट आईडी है आपकी। ये क्या हुआ? आपका पैरामीटर हो गया। अगर मैं किसी और प्रोडक्ट को सर्च करूँगा, अभी मान लो जैसे मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी बदल गई, बदल गई, वो का वही थोड़ी ना आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, क्योंकि अमेज़न की जो सिक्योरिटीज़ है वो क्या होती है? बहुत हाई रहती है। तो इसके ज़रिए भी अलग ही ये प्रोडक्ट आईडी शो नहीं कर रहा है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में शो कर रहा है। तो अगर आप छोटे मोटे वेबसाइट में जाएं, जैसे मान लो मैं जाता हूँ मंत्रा पे, मंत्रा वेबसाइट पे खोल के देखते हैं, क्या पता वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो, क्योंकि अमेज़न तो है वो तो बहुत भयंकर, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी फॉर्मेट में। यहाँ अगर मैं किसी प्रोडक्ट को विश करता हूँ, जैसे ये तो क्या है कि सारे लेडीज़ हैं, जेंट्स भी है क्या कहीं? देखो ये स्पोर्ट शूज़ है मान लो। अब यहाँ पर मैंने ये शूज़ सेलेक्ट किए, कोई से भी शूज़, एशियन शूज़ सेलेक्ट कर लिए, तो देखो ये क्या आ गया? ये बोल रहा है सर एशियन मैन वाइट ब्लू मैश रनिंग ऑन की शूज़, और ये आपके प्रोडक्ट आईडी है 1939672 बाय। ये क्या आ गई?
ये इस शूज़ की प्रोडक्ट आईडी आ गई। ये क्या है? पैरामीटर्स हैं। क्या है? पैरामीटर्स, जो अपन इनपुट कर सकते हैं। क्लियर? इसमें अपन डाल सकते हैं, है ना, यहाँ पे अपन कुछ भी लिख सकते हैं, ये इनपुट्स हो गए। तो तीसरा काम क्या रहता है? फाइंड पैरामीटर। आप पैरामीटर फाइंड करो, डेटा तो फाइंड करो, क्या डेटा डाल रहे हो आप, लॉगिन वगैरह पासवर्ड, उसके बाद में फाइंड, फिर बाद में आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग लास्ट में, कि इन फाइंड पैरामीटर्स में आप क्या करो? टेस्टिंग कर सको। ये 4 तरीके होते हैं एक वेबसाइट को टेस्ट करने के। बाकी तो और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक फौरी तौर पर ऊपर के तरीके बता रहा हूँ। क्लियर? तो अब अपन आते हैं इस पे। अब देखो सब कुछ सेट हो गया, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड डाल दिया और मैंने ये आउट एजिक्स स्पाइडर और स्पाइडर दोनों ऑन कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ? अटैक को स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इस अटैक को स्टार्ट कर दूंगा, क्या हो जाएगा? अटैक हो जाएगा स्टार्ट। तो मैंने इसको कर देता हूँ सेलेक्ट में, सेलेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है, साइड से। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको स्टार्ट। क्लियर है? अब जैसे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, देखो ये स्पाइडर में स्पाइडर करने लग गया, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है ऑप्शन, सेकेंड, एक्टिव स्कैन, ठीक है। अब एक्टिव स्कैन में इसको मैंने बाद में ओपन किया, काम करते हैं इसको स्टॉप करते हैं, फिर बाद में स्टार्ट करते हैं। एक्टिव स्कैन ले नहीं रहा क्या ये? देखो आप दोनों, आप ट्राई करो, आपके एक्टिव स्कैन ले लेगा। एक तो एक्टिव स्कैन चालू करो और एक स्पाइडर चालू कर दो, और एक एग्जैक्ट स्पाइडर भी चालू कर देना। ठीक है, हाँ। अब ये स्पाइडर एक्टिव स्कैन चालू हो गया। क्लियर है? स्पाइडर करने के बाद में ये एक्टिव स्कैन चालू कर देता है, ठीक। एक्टिव स्कैन चालू करने के बाद में ये सारी वेबसाइट के अंदर तक जा रहा है, हर एक वेबसाइट के अंदर तक, कोने तक जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये जो निशान है ना, शो स्कैन प्रोसेस डिटेल, ये आपको डिटेल बता देगा। अब ये डिटेल में देखो प्लग इन, पार्ट, ट्रैवर्सल, रिमोट फाइल इंक्लूजन, ये क्या है? वल्नरेबिलिटी। ये वल्नरेबिलिटी के टाइप्स हैं, है ना। अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हुई, एसक्यूएल इंजेक्शन हुआ, हालांकि ये भी समझ में नहीं आएंगी टर्म क्या है, आपके लिए थोड़ा नया है, लेकिन ये क्या है? सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। क्या है? वल्नरेबिलिटीज़ है। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी मिली आपको, तो जब कमी मिलेगी ना आपको, तो देखो ये यहाँ पर बता देगा। इसको मैं एक बार के लिए यहाँ पे लेके जाता हूँ और इसको वापस वो करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना इस अलर्ट्स में आपको ना अलर्ट बता देगा कि सर ये कमियां हैं जो मिलने की उम्मीद है। अभी तक कोई कमी मिली नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कमी मिलेगी तो क्या करोगे। जैसे कि ये मान लो यहाँ पर मिल गया डायरेक्टरी ब्राउजिंग अपाचे 2, तो ये बता रहा है कि सर URL ये है, रिस्क मीडियम है। इसका मतलब मीडियम रिस्क है, हो सकता है कि शायद वल्नरेबल हो जाए। कॉन्फिडेंस मीडियम है। अटैक कर रहा है, ये क्या अटैक कर रहा है जो पता नहीं अभी करेगा। देन उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि सर इट इज़ पॉसिबल टू व्यू लिस्टिंग द डायरेक्टरी कंटेंट, डायरेक्टरी लिस्टिंग में रिवेल हिडन स्क्रिप्ट। इसका मतलब कि सर हो सकता है कि मैं इसके अंदर की जो डायरेक्टरी कंटेंट है ना, जो सिर्फ सर्वर पे होती है, शायद उसको अपन देख सकता हूँ। और अगर ये देख लेगा तो ये आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट बना के दे देगा कि सर ऐसे ऐसे ये कमी है और ऐसे ऐसे आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका क्या, ज़ैप प्रॉक्सी के द्वारा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अब इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा। घर पे जाके एक बार ट्राई करना और मुझे बताना है कि सर कोई पंखा चला दो क्या? पंखा चला दो। तो ये घर पे ट्राई करना ज़ैप प्रॉक्सी के द्वारा, आपको अच्छा खासा इसमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। हो सकता है शायद वल्नरेबिलिटी निकला है, हो सकता है ना भी निकले, लेकिन किसी और वेबसाइट पे टेस्ट मत करना, पहले बता रहा हूँ, विदाउट रिटर्न परमिशन, ठीक है।
अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, आप लोग घर पे देख लेना ना, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है HTTP ओके, आपको पूरी की पूरी क्या देगा, कंटेंट दे देगा आपको पूरा का, ठीक है। अभी मैंने इसको रोक दिया। बाकी ये वेबसाइट के हर एक हिस्से में जाके वल्नरेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करता है। इसके अलावा एक तरीका और होता है, एक टूल और है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। एक टूल का नाम है एक्यूनेटिक्स, नाम सुना है? एक्यूनेटिक्स नाम का एक टूल है, उसको इंस्टॉल करना। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, टाइप करो फायरफॉक्स में जाके हाउ टू इंस्टॉल एक्यूनेटिक्स, जैसे लिखोगे हाउ टू इंस्टॉल एक्यूनेटिक्स, तो यहाँ पर ये नीचे वाला जो एडम किंग वाला आ रहा है, हाउ टू इंस्टॉल एक्यूनेटिक्स, इस पर क्लिक कर दोगे। इस पर क्लिक करने के बाद में इसको इंस्टॉल कर लेना। क्या कर लेना, देखो ये आपको बता रहा है कि कैसे कैसे इंस्टॉल। ये डाउनलोड है, यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, और डाउनलोड करने के बाद में ये जो जैसे बता रखा है ना, वैसे वैसे इसको इंस्टॉल कर लेना। कोशिश करना कल अपन इसको इंस्टॉल भी करेंगे, और कल अपन इसका यूजेस भी देखेंगे कि इसका यूज़ करके आप किस तरीके से किसी वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर सकते हो, वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हो। क्लियर है? अभी तो खैर टाइम नहीं बचा। देखो यहाँ से डाउनलोड कर लेना पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। आप डाउनलोड कर लेना और उसको ना एक बार ट्रैक करने की कोशिश करना, जैसे जैसे बता रहा ना वैसे वैसे करने की देख लेना। कौन सा एडम किंग, हाउ टू इंस्टॉल एक्यूनेटिक्स लिनक्स, एडम किंग का एक खुलेगा, मैं जूम कर देता हूँ। ये देखो एडम किंग मिल गया इस पे। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बात बताओ, काली आप लैपटॉप में चला लेते हो वर्चुअल मशीन में, लेकिन क्या आपको एंड्रॉयड में चलाना है काली? चलाना है? बाकी अगर काली चलानी है तब तो मैं आपको सिखाऊं। बताओ, टर्मस सुना है ना? तो टर्मस के ज़रिए आप काली को अपने एंड्रॉयड में भी चला सकते हो, उस एंड्रॉयड से भी आप परफॉर्म कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, बहुत मिनिमम चाहिए होता है, कोई कुछ नहीं चाहिए। रूट बिना रूट के मैं इंस्टॉल करा दूंगा आपको, फिक्र मत करो, आपको रूट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उसको। और बोलो, और कोई सेवा? ठीक है, तो अभी ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वाला पार्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद में टर्मस वाला पार्ट शुरू कर देंगे। क्लियर है? मैं आपको, क्योंकि शायद अपने कोर्स में है टर्मस वाला पार्ट, है ना, काली नेट हंटर वाला टर्मस वाला पार्ट कोर्स में है, प्रोसेस में देखना। तो ये पार्ट अपन कल तो अपन नहीं कर लेंगे, एक्यूनेटिक्स परसों से शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो काली आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी चला के वाईफाई हैकिंग फ़ोन से करो, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। मैंने चेक नहीं किए। एक काम करना, कल बताना, कल सारे के सारे जो टूल ढूंढे ना, एक काम जो जो टूल ढूंढते हो ना उनको कॉपी में लिख लिया करो। लिखे हैं आपने सारे टूल? नहीं लिखो, आपने वीडियो तो भेजे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको नोट करो, उन टूल को एक एक करके। सब कुछ मिल गया, अच्छी बात है। एक काम करो, एक अलग से एक डायरी बनाओ, उसमें टूल लिखो और उस टूल के आगे लिखो कि ये क्या काम करता है। तो क्या है कि आगे क्या, अभी तो आप ठीक है, अभी आप काम कर रहे हो, आपको याद है, बाकी भूल जाओगे। करेंगे उसके बाद में फिर भूल जाओगे टूल के, मैंने अरे कौन सा टूल ढूंढा था, याद नहीं रहेगा। तो क्या करोगे, जो भी टूल ढूंढो, जो भी, चाहे वो काम आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, चाहे वो काम कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, उस टूल्स को जो मैंने आपको टूल्स बताएं, उन सब टूल्स को एक बार एक कॉपी में लिखोगे, उसका आगे नाम टूल लिख के उसके बाद में उसका वर्क लिखोगे कि क्या काम करता है। तो आपको क्या है, जब भी आपको कोई चीज़ परफॉर्म करनी होगी ना, तो आप भूलोगे नहीं। क्लियर कि हाँ ये टूल का ये काम है और मुझे इस टूल से फटाफट मैं काम कर लूँगा अपना, तो वो आपके लिए आसानी रहेगी। क्लियर है? काली को रिसेट कर सकते हैं आप, उसको APT को जो है वो ऑटो रिमूव कर दो, वापस से अपडेट कर दो। नहीं, सारा पूरा फॉर्मेट हो जाएगा काली। हाँ,
क्लियर है। बाकी तो इतना करना का है क्योंकि कुछ रिपोजिटरीज जो होती हैं वो करप्ट हो जाती हैं, फिर ओवरराइट होकर करप्ट हो जाती है। तो अगर विंडो अगर करप्ट हो जाती है तो फिर उसको इंस्टॉल ही किया जाता है। तो काली में ये वर्चुअल मशीन्स है, जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे वर्चुअल मशीन को यूज़ कर लिया, इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और आप चाहते हो कि सर मेरी ये काली में बहुत अच्छी अच्छी फाइल है, मैं उसका बैकअप चाहता हूँ, तो बैकअप बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर जैसे मुझे इसका बैकअप बनाना है न्यू काली का, तो यहाँ पर जाकर एक बार मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ ना, जैसे कि मैंने ये क्लोज़ है, मुझे इसका बैकअप बनाना है। वो फाइल में जाके बैकअप का ऑप्शन आता है, एक्सपोर्ट टू OVF, क्या मेन काली मशीन टू OVF। इसका मतलब ये है कि आपकी जो काली मशीन में प्रेजेंट जो फाइलें हैं करप्ट नहीं है, अच्छी खासी फाइल चल रही है। अगर इन केस अभी को करप्ट हो जाए आगे जाके, तो मैं इस फाइल को एज इट इज़ यूज़ कर सकूँ, सारी की सारी मेरी फाइलें सेफ रहे, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, है ना। तो ये जो जितनी भी अभी तक की आपकी फाइल है सब कुछ वो सेफ रहेंगी, आप इसका बैकअप बना के रख सकते हो। जब भी ये फाइल आगे, जैसे कोई विंडो करप्ट हो गई, आगे ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया आपका काली, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो एज ए बैकअप के तौर पर। क्लियर है। तो नई काली स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी, आप समझ गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं। एक चीज़ ये जो वो टूल था ना जो आपने बताया था, SP किलर, हाँ टैली किलर, उसको कल किसी भी हालत में इंस्टॉल करना है आपको। मुझे कल वो रन चाहिए। अब आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता, दिमाग लगाओ, पाइथन से रन कराओ, कैसे भी रन कराओ, वो रन चाहिए मेरे को कल के हालत में। ये आपका टास्क है, 2 टास्क है आपके पास, एक तो वो टूल को रन करना है, दूसरा टास्क ये है कि आपको एक्यूनेटिक्स वाला जो मैंने दिया उसको भी रन करके लेके आना। हाँ अरे हाँ, एक ही बात होती है, इंस्टॉल करने के बाद रन इंस्टॉल हो जाएगा तो रन तो अपने आप ही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 2 टास्क है आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी का पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं। 5 जने थे क्लास में, 2 रह गए लास्ट में, कोई बात नहीं, होना ही था टाइफाइड, तो आदतें भी थोड़ी सी ख़राब ही थी।